सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपनी हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक बार फिर से प्रस्तुत हुआ हूं गलता लोहा पाठ लेकर, जिसको लिखा है शेखर जोशी जी ने। तो इसके पिछले भाग में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार रमेश की नज़रों में मोहन की क्या कीमत थी, या मोहन रमेश के घर कैसे रहा करता था। रमेश किस तरह मोहन का इस्तेमाल किया करता था, उसको घर के कार्यों में, उसके रमेश के घर की जो लोग थी, महिलाएं थी, उसको दिन भर अपने घर के कार्यों में कैसे व्यस्त रखती थी। और व्यस्त रखने का परिणाम ये मिलता था कि मोहन इन कार्यों से थक जाता था और पढ़ाई के लिए समय निकाल नहीं पाता था। इसी का कारण मोहन मेधावी होते हुए भी, प्रतिभाशाली होते हुए भी अपने साथ सही व्यवहार नहीं कर पाया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वह अपने आप को प्रमाणित नहीं कर पाया शिक्षा के क्षेत्र में। और आगे चलते हैं, फिर देखते हैं। इसी पिछले भाग में थोड़ी सी और चर्चा की थी कि मोहन ने अपनी परिस्थितियों से समझौता क्यों कर लिया था। मोहन इसलिए कर लिया था क्योंकि उसके पिता के पास इतना साधन नहीं था, न तो धन था, न तो पैसा, कुछ भी ऐसा साधन नहीं था जिससे वह अपने बल पर अपने बेटे को पढ़ा सके। उसके पढ़ने का उसके पास उनको अपने बेटे को पढ़ाने के लिए कोई उपाय नहीं था। इसलिए उसने रमेश बाबू के साथ अपने बेटे को पढ़ने के लिए लखनऊ भेज देता है। और वहाँ क्या होता है कि रमेश मोहन को सिर्फ अपने घर के कार्यों में लिप्त कर देता है, और उसकी महिलाएं, जो उसके घर की महिलाएं रहती हैं, दिन भर उससे कार्य करवाती थी। इन चीज़ों को देखता था, वह मना भी करना चाहता था, अपने पिता को बताना भी चाहता था, लेकिन अपने पिता के पास कोई साधन और उपाय ना होने के कारण वो इन परिस्थितियों के साथ अपने आप को समझौता कर लेता है। कहने का मतलब इन परिस्थितियों के साथ उसने समझौता कर लिया और इसी में अपनी भलाई समझता था। अब अगला भाग लेकर आए हैं। अंतिम भाग आज का है बेटा गलता लोहा पाठ का। इसको समझेंगे और इसके अर्थ को बताएंगे हम। अब क्या होता है कि धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जैसे धनराम के यहाँ कनस्तर पर बैठकर रमेश धनराम के कार्यों को देख रहा होता है, और धनराम भी थोड़ा सा संकोच में पड़ा हुआ है कि ब्राह्मण टोले के लोग जो होते हैं, ब्राह्मण जात के जो लोग होते हैं, वो शिल्पकार टोले में इतनी देर तक, इतने समय तक बैठते नहीं। लेकिन आज मोहन का जो मन था, वह अपनी बारीक आँखों से, तेज़ आँखों से, अपनी बुद्धि और विवेक से धनराम के कार्यों को देखने का मन कर रहा था। वह उसमें पारंगत ऐसा जान पड़ता है कि वो उस चीज़ को सीखना चाहता है, उसको करना चाहता है। इसलिए कनस्तर पर बैठकर धनराम के काम को देख रहा होता है। आगे चलते हैं, क्या होता है। धनराम क्या कर रहा होता है। धनराम लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गुलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से सणसी जो पकड़ने के लोहा पकड़ा जाता है, उसको सणसी बोलते। सणसी पकड़कर जब दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मोड़ नहीं पा रहा था। निहाई जो ज़मीन पर रखा जाता है, ऊपर से लोहे को पीटने के लिए निहाई नीचे रखते हैं, फिर जाके लोहे को पीट कर उसको आकार प्रकार देखते हैं। अब ये कार्य धनराम कर रहा, लेकिन वह ठीक से मोड़ नहीं पा रहा था। एक लोहे की छड़ थी, उसको मोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सही चोट न लगने के कारण वो मुड़ नहीं रहा था। मोहन कुछ देर तक, अब देखिए यहाँ पर मोहन बैठा हुआ है, धनराम को देख रहा है। धनराम कैसे एक लोहे की छड़ को गर्म करके उसको मोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। मोहन कुछ देर तक उससे काम करते हुए देखता रहा। फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारना, मतलब जितनी चोट चाहिए उतना मारना। नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त, मतलब जैसे उसको ऐसा कार्य वो कई बार कर चुका है। अभ्यस्त हाथों से धौकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते हुए और फिर निहाई पर रख कर उसे ठोंकते पीटते सुडौल
सुघड़ गोल का रूप दे डाला। ऐसा कार्य जैसे उसने बहुत पहले किया हो, उसको इस ऐसे कार्य का अनुभव हुआ हो, अनुभव पहले से रहा हो, ऐसा मोहन ने कार्य करके दिखाया। उसको सुंदर सुडौल जैसे आकार प्रकार में गोला बनाना था, उस तरह उस छड़ को वह मोहन उसको आकार प्रकार गोले के आकार प्रकार में बदल देता है, जैसे कि उसने ऐसे कार्य बहुत बार किए हो या अभ्यस्त रहा हो, अनुभवी रहा हो, ऐसा दिखाई जान पड़ता है। अब देखिए, अचानक ऐसे कार्य करने पर धनराम एकदम आश्चर्य से देखता है मोहन को। मोहन का यह हस्तक्षेप मतलब उसकी दखलंदाजी इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा, मतलब मोहन की तरफ देखता रहा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ब्राह्मण टोले का लड़का या ब्राह्मण लड़का कैसे इतनी फुर्ती और इतना सुडौल कैसे आकार प्रकार उस लोहे की छड़ को दे सकता है। उसके पास यह देखने और जैसे ही वह देखता है, धनराम अवाक रह जाता है और कुछ कह नहीं पाता। उसे मोहन, देखिए यहाँ पर चित्र दिखाया गया है कैसे आकार प्रकार दे रहा है। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक को इस तरह के से काम में उसकी भट्ठी में बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा, शंका से मतलब डर के मारे इधर उधर देखने लगा, कोई देख तो नहीं रहा है, नहीं तो अपमानित करेगा मुझे। धनराम की संकोच और असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन कोई मतलब नहीं। न तो धनराम क्या संकोच कर रहा है, किस असमंजस में पड़ा हुआ, किस धर्म संकट में पड़ा हुआ है, मोहन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं थी। संतुष्ट भाव, लेकिन उसको क्या लग रहा था, वह संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। इतना खुश था, संतुष्ट भाव से वह जो लोहा गोल किया हुआ था पीट कर उसको देख रहा था, कहीं गोलाई होने में कोई कमी तो नहीं रह गई, उसकी जांच कर रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृत पाने की मुद्रा में देखा। तुरंत वह धनराम की तरफ देखता है और चाहता है कि धनराम बोले कि वाह, कितना सुडौल आपने लोहे की छड़ को गोला किया है, कितने ढंग से किया है। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। एक सर्जक मतलब क्या होता है, जो बनाने वाला होता है, आविष्कार करने वाला होता है, उसे सर्जक कहते हैं। यहाँ उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, मतलब खुशी की चमक थी। ऐसा मानो जान पड़ता था कि जैसे उसने एक बहुत बड़ा कार्य किया है, जिसमें न तो स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव था। कुछ नहीं, बस एक खुशी ही खुशी उस कार्य में नज़र आ रही थी। देखिए, इसमें यह बात क्यों धनराम और मोहन के बीच दर्शाया गया है। धनराम निचले वर्ग का लड़का है, मोहन जो है उच्च वर्ग का लड़का है। यहाँ पर लेखक ने एक तरफ संदेश देने की कोशिश की है कि कोई भी किसी भी जाति वर्ग का बालक हो या बालिका हो, वह अपने कर्मों से जाना जाता है। यदि उसका कर्म इंजीनियर बनने का है तो वह इंजीनियर बनेगा। ऐसा नहीं कि उच्च वर्ग ही के बच्चे ही इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं। तमाम प्रकार की जो बड़ी बड़ी नौकरियां हैं, बड़े बड़े कार्य हैं, वैज्ञानिक, सब उच्च वर्ग के लड़के नहीं बन सकते। हाँ, उन्होंने दर्शाने की कोशिश किया है कि चाहे वह निम्न वर्ग का हो, चाहे वह उच्च वर्ग का हो, जैसी जिसकी काबिलियत होगी, जैसा वह कार्य करने की उसके अंदर क्षमता होगी, वह अपने कार्यों के द्वारा उस स्थान पर पहुंच सकता है जहां पर उसे पहुंचना है। हर व्यक्ति में विद्या गुण अलग अलग होते हैं, बुद्धि विवेक अलग अलग होते हैं। तो वह अपनी बुद्धि विवेक से कोई उच्च वर्ग का लड़का छोटे कार्यों में लिप्त हो सकता है और अच्छा कार्य कर सकता है छोटे कार्यों को करके। कोई निम्न वर्ग का लड़का बड़े कार्यों में उसकी बुद्धि विवेक सोच दृष्टि सब ऊँची है तो वह वैसे कार्य कर सकता है। यहाँ पर यह दर्शाने की कोशिश किया गया है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। यदि इस पाठ से संबंधित कुछ समस्या हो तो बताइएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।